नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। बचपन को इंसान के जीवन का सबसे सुखद दौर कहा जाता है। वहीं अगर इस कच्ची उम्र में, जिस वक्त लड़कियों की गुड़ियों से खेलने की उम्र होती है, उन्हें खुद गुड़िया बनाकर शादी के मंडप में बिठा दिया जाए तो क्या ये सही है? और अगर कच्ची उम्र में ही वह बच्चे को जन्म देती है तो क्या उसके लिए बचपन सुखद दौर रह जाता है? देश के कई राज्यों में लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले कर दी जाती है और असम इन राज्यों में से एक है। इस प्रथा के खिलाफ असम सरकार द्वारा उठाए जा रहे कड़े कदमों के कारण पूर्वोत्तर राज्य ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है। असम में हर 6 महीने में इस तरह के अभियान का चलाने का फैसला लिया गया है और अब तक 2 चरणों में गिरफ्तारियां भी की जा चुकी है। गैर कानूनी ढंग से शादी करने वाले हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसमें न केवल वो लोग हैं जिनका बाल विवाह हुआ है, बल्कि वह लोग भी हैं जिन्होंने इस अपराध में साथ दिया है। लेकिन अचानक इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी से कोहराम मच गया है। सरकार 2026 तक बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। क्या यह संभव है? पहले एक रिपोर्ट, फिर इस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा में बाल विवाह, कुप्रथा के खिलाफ एक्शन में असम सरकार। दूसरे चरण के अभियान में भी 900 से अधिक गिरफ्तारियां। असम में पुलिस द्वारा बाल विवाह के आरोपियों पर की जा रही कार्रवाई के कारण बाल विवाह का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। दरअसल हाल ही में बाल विवाह को लेकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें पता चला कि असम में मातृ शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। इसकी बड़ी वजह बाल विवाह को बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बाल विवाह के सबसे ज्यादा 370 मामले असम के धुबरी जिले में दर्ज हुए। वहीं होजाई में 255 और उदालगुड़ी में 235 केस, मोरीगांव में 224 और कोकराझार में 204 केस दर्ज किए गए हैं। दीमा हसाव में 24, कछार में 35 और हैलाकांदी जिले में बाल विवाह का सिर्फ एक मामला दर्ज किया गया। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद जनवरी 2023 में राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बाल विवाह के मामलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया था। इसी के बाद असम में बाल विवाह करने और प्रोत्साहन देने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को तेज कर दिया गया। 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ विवाह करने पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि गुवाहाटी हाईकोर्ट की तरफ से इस पर सवाल भी उठाए गए। वहीं 14 से 18 साल तक की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में गिरफ्तार होने वालों में बाल विवाह कराने वाले काजी और पंडित भी शामिल हैं। असम सरकार ने पहले चरण के अभियान में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और अब दूसरे चरण में भी 900 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारों की यह संख्या और भी बढ़ सकती है। दूसरे चरण में सबसे अधिक गिरफ्तारी धुबरी से हुई है, वहीं बरपेटा दूसरे स्थान पर है। बाल विवाह में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार लोगों के परिवारों के सदस्यों को विभिन्न पुलिस स्टेशनों और अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मियों की परेशानी भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जेल तक गिरफ्तार लोगों के परिवार खाना पहुंचा रहे हैं। पुलिस के इस स्पेशल ड्राइव के तहत हजारों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, जिससे उनके घरों में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ एक तरफ जहां कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि राज्य सरकार ने कहीं जल्दबाजी में या आनन फानन में ये फैसला तो नहीं लिया। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। बाल विवाह के खिलाफ जब से राज्य की पुलिस ने अभियान छेड़ा है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। कहीं पति गिरफ्तार हो रहा है तो कहीं पिता। घर का सदस्य जेल में बंद है और घर वाले अदालतों और पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कार्रवाई है जो अभी थमने वाली नहीं है। डीजीपी जीपी सिंह भी साफ कह चुके हैं कि सबूत मिला तो कार्रवाई जरूर होगी। माना बाल विवाह कानूनन अपराध है, लेकिन इसके खिलाफ कहीं यह कार्रवाई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला तो नहीं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान उपस्थित है। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता रत्ना सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता रमन झा
अधिवक्ता संदीप चमारिया भी हमसे थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन उत्साह के कार्यकर्ता अमल दत्ता भी हमारे साथ मौजूद है। मैं पूरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी और शुरुआत में रत्ना सिंह जी से करना चाहूँगी। रत्ना सिंह, जब से ये अभियान शुरू हुआ है एक कोहराम समझ गया है, हर तरफ गिरफ्तारियाँ हो रही है, माना मंशा अच्छी है, अभियान अच्छा है, पहल अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही कार्रवाई में? नहीं, ये जल्दबाजी नहीं है। सबसे सर्वप्रथम सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। और ये जल्दबाजी नहीं है क्योंकि इस पे बहुत दिनों से काम हो रहा था और विशेषकर आप देखेंगे कि जो हमारी असम की सरकार है उन्होंने पंचायत के सेक्रेटरी को चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर की तरह उनको नियुक्ति भी दी गई थी। और जो PCA में है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसकी सेक्शन 16 जो है वो एक प्रावधान देता है कि जो पंचायत का जो सेक्रेटरी है वो कंप्लेन लॉन्च करके उसके ऊपर में वो काम कर सकता है। तो ये बहुत दिनों से चीज़ें चल रही थी, जो छानबीन चल रही थी, और चूंकि गांव के पंचायत के सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व थे तो बहुत ज़मीनी तौर पे ये बहुत सारी चीज़ों को पकड़ा गया, इन पे केसेस बने और बाद में फिर ये क्रैकडाउन शुरू हो गया। और ये क्रैकडाउन बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि आपको पता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां रिपोर्ट था उसके बेसिस पे कहा गया कि पूरे भारत के आंकड़े में असम का आंकड़ा बहुत ऊपर है चाइल्ड मैरिजेस का। यदि पूरे भारत में पकड़ेंगे कि 25% है तो हमारे असम में 31.8% है। तो ये बहुत बड़ा गैप एक हमारे लिए हो रहा है। और फिर देखा गया, इसी हेल्थ सर्वे में देखा गया, ये कोई सरकार ने नहीं बनाया, एक सर्वे की रिपोर्ट है, और इसी प्रावधान में देखा गया कि जो चाइल्ड मैरिज के होने की वजह से हमारी जो बच्चियां हैं 9 साल से 12 साल की जो बच्चियां थी उनको भी कहीं एक विशेष समुदाय के हिसाब से उनकी शादी की जा रही थी। और जो बच्चियां जो हैं कि 9 से 12 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो रही थी, माँ बनने के वो डिलीवरी रूम में जाकर उनकी मौत हो रही थी। और मेरी एक फ्रेंड है जो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपना एक केस बयां किया था कि एक 9 साल की बच्ची का उन्होंने डिलीवरी किया, ना बच्चा बचा ना माँ बची, कोई नहीं बचा। आज ये बताएं कि 9 साल की बच्ची, मेरे तो रोए खड़े हो जाते हैं क्योंकि मेरी बेटी खुद 15 साल की है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं कि एक 9 साल की बच्ची के साथ कोई कैसे शादी करके, उसके साथ तो मैं कहूंगी एक रेप हो रहा है। उस बच्ची को पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, शादी क्या चीज है, कुछ नहीं है। जहां उसको गुड़ियों के साथ खेलना है, स्कूल जाना है, वहीं पर उस बच्ची को शादी कर दी जाती है। और जो बंदा शादी करता है वो एक नहीं, वो 4-4, 5-5 शादी कर लेते हैं और यही 9 साल 12 साल की उम्र पे होता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो MMR बोलते हैं उसका दर भी असम में बहुत ऊंचा है, हाई है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 195 पर 1 लाख जो लाइव बर्थ्स है उस पे 195 है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो बच्चा जन्म लेता है वो भी मर जाता है। तो ये सारे आंकड़े देखते हुए जहां हम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, वहां हमारी बेटियां मर रही हैं इसके वजह से। और पूरे भारत के आंकड़े में जहां हम देखेंगे कि 1929 में ये एक्ट बना था, शारदा एक्ट, उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ और फिर जाके 2006 में जो कि साथ में इंप्लीमेंट हुआ, PCA में एक्ट हुआ। और अभी जाकर नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आकर 2014 से इतने आंकड़ों को सुधारा गया कि ग्लोबल जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 211 है, लेकिन पहले भारत का बहुत ऊंचा था, लेकिन अभी जाकर 103 पर आ गया है। तो असम की हालत, कर्नाटका की हालत बहुत खराब है। इसी को देखते हुए हमारी बच्चियों को बचाना है, ये जल्दबाजी का कदम नहीं है, ये सोच समझकर उठाया गया है। इसके बहुगामी परिणाम होंगे, दूर का परिणाम होगा। और साथ में जो पहली बार फरवरी में जो क्रैकडाउन हुआ था उसको देखा जाए तो बहुत लोग अब सहम गए हैं। जो करने वाले थे वो भी रुक गए हैं और जो करा रहे थे, मैं इसमें ये कहूंगी कि इसमें धर्म को लेकर कुछ नहीं है, पुजारी भी है, मौलवी भी है, हर कोई को पकड़ा जा रहा है। इसमें हिंदू भी भीतर जाएगा, मुसलमान भी भीतर जाएगा, क्रिश्चियन कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शेगी सरकार। कानून है यहाँ पर पॉस्को और PCA में कानून के प्रधान। अभियान को काफी सफल बता रही है, जो दो चरण में हुए हैं, ये सफल बताना चाहूंगी कि काम हो रहा है। बहुगामी मैंने कहा और दूरगामी परिणाम भी होगा, और दूरगामी परिणाम में साथ में तो लोग डरेंगे करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात होगी। जी, कांग्रेस प्रवक्ता रमन झा भी हमारे साथ उपस्थित हैं। रमन झा जी, आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है और जिस तरह से रत्ना सिंह जी बता रही है कि काफी सफल है ये अभियान, जल्दबाजी में लिया हुआ कोई कदम नहीं है। देखिए, हमारी आपत्ति कहीं भी नहीं है। हमारी आपत्ति ये बाल विवाह जो सामाजिक कुप्रथा है ये सचमुच बंद होना चाहिए।
यह एक सामाजिक कुप्रथा है और ये एक अन्याय है बच्चियों के साथ। क्योंकि जिस उम्र में बच्चियों को खेलने कूदने का समय होता है, जिस समय हम देश में आधी आबादी की अधिकार की बात करते हैं, उस समय जहाँ बच्चों को पूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, वो स्कूल के बाद कॉलेज जाएं, अच्छी डिग्री हासिल करें, अपने कर्म क्षेत्र को चुनें, फिर उनका विवाह हो, हमें कोई अच्छी बात है। समाज की इस कुप्रथा को खत्म करना चाहिए। और ऐसी कुरीति हमारे समाज को कहीं ना कहीं नीचे की ओर ले जाता है और इसका मूल कारण है जो एक है कि ये सामाजिक और सुरक्षा की भावना, अशिक्षा भी इसका एक कारण है। और सामाजिक सुरक्षा के बारे में मैंने कहा ही आपको, क्योंकि माता पिता यह सोचते हैं कि समाज में जिस तरह की एक वातावरण है उसको लेकर भी चाहते हैं कि बच्चियों की जल्द शादी करते हैं, लेकिन उनका जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। आज किसी भी बच्ची को आप 18 साल से पहले आप शादी का अगर कर देते हैं तो वो समझ ही नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। समाज देखिए, विवाह एक दो परिवारों का संबंध या दो व्यक्तियों का, महिला और पुरुष का वैवाहिक संबंध जो होता है वह इसलिए होता है कि समाज को अच्छी तरह से गढ़ा जाए, एक नए और अच्छे समाज का निर्माण हो। लेकिन अगर वो बच्चियां हैं जिन्हें समझ भी नहीं आ रहा है वो, और उन्हें बच्चे जन्म देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में इस प्रथा को रोकनी चाहिए। लेकिन हमारी आपत्ति कहाँ है? हमारी आपत्ति यहाँ है, हाँ, ये समाज सुधार होना चाहिए, लेकिन हमारी आपत्ति वहाँ जाके होती है कि जब समाज में आज से पहले जो 5 साल 7 साल 10 साल पहले जो विवाह हुआ था उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। उस समय उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता, और जैसे अभी भी अगर वर्तमान में जो भी 6 महीना, साल भर, 2 साल के बीच जो घटनाएं हुई है, गिरफ्तारी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है और दोषियों को सजा मिले, उसमें उन तमाम लोगों को भी सजा मिले, चाहे वो पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो या फिर माता पिता हो, कोई भी हो। लेकिन जो इनकी शादी 10 साल पहले हो गई, 15 साल 20 साल पहले हो गया, बच्चा आप कॉलेज में जाने लगे हैं, ऐसे में उनके पिता को आप अगर पकड़ के जेल में रख देते हैं तो बच्चों में भी आत्मग्लानि होती है। आपने पहले देखा कि एक महिला आत्महत्या भी कर चुकी है इस मामले में। तो इस तरह की घटना न हो, क्योंकि जो घटना पहले हो चुका है, जिसे पहले रोका जाना चाहिए था, उसे न रोका गया और आज आप उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक भ्रांति फैलती है। हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि ऐसा न करें, वर्तमान में होने वाले सभी इसे रोकें, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जिनका शादी हो चुका है, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, महिलाएं जाके थाना में रो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में मतलब उन परिवारों को नहीं किया जाए। पुलिस को भी इसमें देखना चाहिए, पुलिस को भी इसमें नियंत्रित होकर कार्रवाई करनी चाहिए और पुराने जो है उनको इससे बाहर रखना चाहिए। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट अमल दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमल दत्ता जी, क्या चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट होने के नाते आप जो ये कार्रवाई हुई है उसका स्वागत करते हैं? काफ़ी दुष्परिणाम दिखते हैं बाल विवाह के चलते, काफ़ी जो है दुष्परिणाम समाज को झेलने पड़ते हैं, हालांकि ये सामाजिक समर्थन भी कहीं ना कहीं दिखता है। हाँ, ये तो सरकार ने जो कदम लिया है ये अच्छा है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हम जब बोल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब छोटे से बच्चे को जो शादी होता है तो उन लोगों के मालूम ही नहीं होता है क्या हो रहा है एक्चुअली समाज में। और जो मेरे मेहमान रत्ना जी ने बोला है कि असम में मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, तो इसीलिए ये कदम सरकार ने बहुत अच्छा से लिया है। लेकिन जब रेस्क्यू का बात होता है, जब चाइल्ड रेस्क्यू का बात होता है, तब गवर्नमेंट का सभी डिपार्टमेंट एक साथ होना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट एक साथ होने से रिहेबिलिटेशन पार्ट के लिए सभी को इजी होगा, क्योंकि चाइल्ड का भी कुछ राइट्स है, जो राइट्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन लोगों का वो राइट्स रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है, गवर्नमेंट का ये इंस्टीट्यूट से एक मैसेज जाएगा, क्या चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, बाल्य विवाह नहीं होना चाहिए, और ये होने से क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है, ये भी उन लोगों को एक समाज में एक बांटा जाएगा। और ये सिर्फ असम के लिए नहीं है, दूसरे स्टेट के लिए भी एक मैसेज जाएगा इससे। कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करेगा असम जब इस कदम का जी। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं फिर रुक करूंगी रत्ना जी का। आज हम बात कर रहे हैं बाल विवाह के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान की। 2 चरणों में अभियान हो चुके हैं, हजारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इस विषय पर चर्चा हो रही है। अब मैं रुक करूंगी अधिवक्ता संदीप चमारिया क्या। अधिवक्ता संदीप चमारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो ये बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की बात हो रही है,
जिसके तहत आरोपियों पर मामले दर्ज हो रहे हैं, साथ ही पॉक्सो एक्ट की भी बात हो रही है। क्या है ये दोनों कानून, आपसे मैं पहले ये समझना चाहूँगी। देखिए, मूलतः ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है, इसका जो स्वरूप है वो 1929 में बनाया गया था, जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे थी जी। 2006 में सिर्फ इसको एक नया रूप से सजाया गया है और मूल इसका उद्देश्य ये था कि जो भारतवर्ष में जो बालिकाएं हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष तक नहीं हुई है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है या उनके साथ जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और उसको किस तरह से रोका जा सके, इसलिए ये कानून का संविधान में एक नए रूप से लाया गया था। इसमें हम अगर देखें जो सेक्शन 9 है वो विशेष रूप से अगर कोई भी इंसान अगर कोई एक बालिका के साथ जिसकी उम्र 18 साल के नीचे है कोई भी तरह का वैवाहिक संपर्क बनाने की कोशिश करता है तो उसको 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए की जुर्माने की व्यवस्था की गई है। बात वहाँ ख़त्म नहीं होती है। इस कानून के साथ साथ आपका पॉस्को एक्ट भी आता है और इसके अलावा 375 इंडियन पेनल कोड भी आता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध करता तो ये मान के चलिए कि एक जघन्य अपराध की श्रेणी में ही आता है और इसके लिए जो कानूनी जो प्रावधान है वो बहुत ही सख्त है। तो मूल उद्देश्य इस कानून का ये है कि समाज में किस तरह से ये जो महिलाओं के साथ विशेष करके बालिकाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकथाम किया जाए। और असम की सरकार ने मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपना एक ये बहुत ही मजबूत कदम उठाया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि 2026 तक कम से कम असम में इसको संपूर्ण रूप से निर्मूल करेंगे। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हाँ, ये सत्य है कि जब इस तरह की व्यवस्था ली जाती है, कानूनी व्यवस्था ली जाती है तो कई परिवारों को कई असुविधा होती है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि समाज को अगर सुधारना होता है तो कुछ कड़े कदम भी उठाना पड़ता है जी। तो मेरे हिसाब से ये जहाँ तक वर्तमान असम सरकार का जो भी कदम है वो सही है। बिल्कुल, एक सराहनीय कदम आप बता रहे हैं। रत्ना जी का मैं रुख करूंगी। रत्ना जी, एक बड़ी बात यह है कि लोग भी जानना चाहेंगे कि कितने साल पहले के जो केसेस आप लोग ले रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही है। रमन झा जी ने भी एक सवाल उठाया था कि 5-6 साल पहले के जो केसेस है उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ कहेंगी, कैसे ये केसेस? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, स्क्रूटनी हुआ है। पहले तो ये ग्राउंड लेवल पे स्क्रूटनी की गई है और जब चाइल्ड देखिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी एक होता है कि कैसे उसकी प्रावधान की कब तक वो किस सीमा तक हम लोग उसको वो कर सकते हैं। तो PCMA का तो आपको पता ही है कि वो 15 साल के ऊपर का उसमें वो नहीं प्रावधान, पॉस्को वाली प्रावधान नहीं लगेगी। लेकिन जिनका पॉस्को वाला प्रावधान लगता है, जब उन्होंने शादी किया था, यदि उन्होंने एक माइनर से किया था, एक नाबालिग से किया था, 15 साल 14 साल की नीचे वाली से, तो वो प्रावधान जो पॉस्को के हैं वो लगेंगे। इसके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सभी होंगे, इसलिए स्क्रूटनी किया जा रहा है। और लीगल फ्रेमवर्क जो है एंटायर, जब उनको पहले अरेस्ट किया जाएगा और फिर चार्जशीट होगी, फिर उनको देखा जाएगा कि उनके ऊपर ये लागू होता है कि नहीं। और बहुत लोग बरी भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बरी नहीं हुए हैं। आज कितने हजार लोग गिरफ्तार हुए थे, तो क्या सभी लोग के ऊपर में वो केसेस है? नहीं, बहुत लोग बरी भी हुए हैं, क्योंकि कानूनी प्रावधान के हिसाब से वो देखी जाएगी। पर अरेस्ट तो सभी को किया गया कि चाइल्ड मैरिज के हिसाब से, फिर उसके बाद उसको स्क्रूटनी करके उनको छोड़ा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आज ये जो हम 2026 तक हम ये जो हमारी ऑपरेशंस हैं, क्रैकडाउन है, अरेस्ट वगैरह जो भी है, ये हम लोग एक टारगेट लेके रखे हैं। क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो मेन एक वो मोटिव था, जो प्रावधान थी, जो हम चाहते हैं कि पूरे भारत में लागू हो और हो रहा है, उसमें यही था कि भ्रूण हत्या ना हो। हमारी बेटियों को बचाने के लिए बेटी बचाओ मतलब भ्रूण, हमको पता होता था कि जब बच्ची पेट में लड़की है तो उसको मार दो, उसको हम बचाना चाह रहे हैं। तो हम कैसे 9 साल से 12 साल की बच्चियों को मार दें?
आज चाइल्ड मैरिज के थ्रू भी तो वो मर रही हैं। और आपको पता होगा कि कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज विनर है और बच्चों के लिए ही उनको आज नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज फ्री कैंपेन, इंडिया कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया था 2022 में, और उनका टारगेट है कि 2030 तक पूरे भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री हम बना दें। और जिसके साथ जब ये उन्होंने लागू किया और उनके साथ जुड़े हुए हजारों महिलाएं जुड़कर पूरे भारत में काम कर रही हैं। और मैं तो सोचती हूँ कि रमन जी भी ने कहा कि ये कुरीति जानी चाहिए, और हमें हर किसी को हम अग्री करते हैं कि कुरीतियां सचमुच जानी चाहिए। और आप देखेंगे कि 31.8% जो असम में चाइल्ड मैरिज का जो एक रेशियो आपने परसेंटेज देखा है, जो कि भारत का 25% है, और असम में आप आश्चर्य होंगी कि धुबरी में हमारे माननीय, हमारे बहुत ही सम्मानीय बदरुद्दीन अजमल जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है, एमपी बदरुद्दीन अजमल जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है, और वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैं। बहुत आश्चर्य की बात नहीं है? इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं आप अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में, आप एक एमपी होकर सांसद हैं आप, और आपको तो औरतें भी वोट दे रही हैं, 18 साल की उम्र की लड़कियां भी आपको वोट दे रही हैं, और आप अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में अपनी औरतों के सम्मान के लिए, अधिकार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं तो आश्चर्य करूंगी कि I.N.D.I.A इंडिया जो भी है, जो प्रीवियसली यूपीए था, मैं आश्चर्य करूंगी कि वहां पे तो मेजर सोनिया गांधी जी बैठी हैं और उनके जुड़े हुए ये सारे दोस्त हैं, अजमल जी लोग दोस्त हैं, शायद मेरी यदि नॉलेज गलत ना हो तो। और आज बताइए इंडिया में ज्वाइन नहीं किया, चलिए उनकी अलायंस हो ही जाएगी, उनकी अलायंस कभी हो ही जाएगी, ठीक है, हमारे साथ किसी के साथ नहीं है, लेकिन असम में तो आपके साथ हो ही जाएंगे, ज्यादा दूर की बात नहीं है, वो आप ही के साथ है, अभी आप ही के साथ है, वो आपके पिछले इलेक्शंस में तो आप ही के साथ थे, पिछले इलेक्शंस में आप ही के साथ थे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी राजनीतिकरण न करके एक सामाजिक व्याधि के हिसाब से समझे। नहीं, हम समाज की बात करना चाहेंगे, हमारी समाज की बात हो रही है कि आज वो जो एक व्यक्ति हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आज हम हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि आज मुसलमान समुदाय की महिलाओं को बढ़ाना है, और नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का प्रावधान बनाया, बहुत कुछ प्रावधान बनाई, और हमारी बेटियां, चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो, सब बराबर हैं। तो आज हम चाहेंगे आज हम चाहेंगे कि आज हमारे जो सांसद हैं उनको भी ये काम करना पड़ेगा, उनको भी अपने कॉन्स्टिट्युएंसी में ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, नहीं तो हाईएस्ट परसेंटेज आपके 50% ऑफ दी 30% उन्हीं का कॉन्स्टिट्युएंसी क्यों बनता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि सांसद जी भी अपना कुछ एक जिम्मेवारी समझे, और बदरुद्दीन अजमल जी ग्रास रूट पे जाकर ये काम करें और महिलाओं में अवेयरनेस करें, घरों में अवेयरनेस करें, ताकि ये नौबत ना आए। ठीक है रत्ना जी, संदीप चमारा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। देखिए, ऐसा है कि हमें एक कानूनी पहल से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब एक कानून देश में लागू है तो उसमें हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून को हाथ में न ले। लेकिन दुर्भाग्य से असम में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, और कहीं न कहीं या सरकार ले लीजिए या सामाजिक संस्था ले लीजिए या कोई व्यक्ति ले लीजिए, वो इसके लिए दोषी है। तो अब जो एक प्रयास किया गया है, हमें सभी को मिलके उस प्रयास को सफल बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक ये कानून है, मुझे लगता है कि अगर इसको कोई हल्के से न ले तो ही ठीक है। सही बात है जी, क्योंकि सरकार ने जो अभी जो कदम उठाए हैं उनका मूल उद्देश्य ये है कि आने वाले दिन में इस तरह के व्यक्ति जब ये अपराध करेंगे, कम से कम वो इससे दूर रहेंगे। संदीप जी, रत्ना जी भी कुछ कहना चाह रही है। दूर रहेंगे तो 2026 का जो टारगेट है वो मेरे ख्याल से जरूर पूर्ण होगा। जी रत्ना जी, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं आपसे अग्री करती हूँ, आपने जो कहा कि हम लोग को हर किसी को मिलकर ये काम कहना पड़ेगा, लेकिन मेरा एक ये भी कहना है कि कानून बन जाता है, हम कानून बना के ठंडी बस्ते में डाल देते हैं। आज 1929 या 26 में शारदा एक्ट आया था, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आए, औरतों की चाइल्ड मैरिज होती गई, बहुत कुछ होता गया, बालिकाओं की, हमारी बेटियों की शादी होती गई, मरती गई बेटियां, सब कुछ होता गया। कानूनी प्रावधान है, डेफिनेटली है, हम कानून बनाते हैं, यदि उसको ठंडी बस्ते में रख दें, उसका कोई हम यूज ना करें। आज तक जितनी सरकारें रही हैं वो सरकारें ने कड़े कदम उठाए नहीं उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए। आज पीसीएमए बनकर 2006 में उनका 18 ईयर्स तक एज कर दिया गया महिलाओं की शादी का। पीसीएमए बनाकर आपने कितना काम किया, उस पर अवेयरनेस कितनी फैलाई गई कि आज असम का रेटिंग सबसे ऊपर आ गया।
और आज मैं कहूंगी कि हेमंत बिस्व शर्मा जी में ये आज कहूंगी कि एक ताकत है और उनके एक विल है। आज एक विल कहूंगी कि वो केयर नहीं करते हैं कि हमको क्या वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं। उनमें इतनी ताकत है, समझ है और विल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक विल है कि हम बेटियों के लिए कुछ करेंगे और हमने जो कानून बने हुए, हमने नहीं बनाए, जो कानून बनी हुई है उसका इंप्लीमेंटेशन हो, अवेयरनेस हो और लोग नहीं समझे तो डिटरेंट भी करना पड़ेगा, कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और ये सरकार की नीयत और उसके चाल और चरित्र में हमारी सफाई है कि हम इंप्लीमेंटेशन कर पा रहे रत्ना हैं। जी, अमल दत्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। चाइल्ड मैरिज ऐसा एक इश्यू है, ये राजनीति, धर्म, जात पात इससे ऊपर है। beyond politics you have to think about child marriage issues, because it's not only in Assam's problem because children are trafficked to different states for only 20 days, and we have to curb these practices. We have to punish those culprits who are using our girl child for marriage only, not only for marriage, but we are discussing here today only child marriage issues. So we have to punish them, and through punishment, through awareness, we have to send a message to the common people that not only act is not only for like Ratna ji told, not only for like our reading books. It's for implementing, and who will implement? The government, the different state government organizations, social activists, social organizations, and the common people. Then only we can implement all these issues. जी अमल दत्ता जी, yeah, sure. जी अमल दत्ता जी, आपको क्या लगता है एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट होने के नाते बाल जो ये अपराध जो हो रहे हैं बाल विवाह को लेकर, उसके मुख्य ऐसे क्या कारण है जिनको लेकर जागरूकता बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी है? आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। पहला कारण टू लैक ऑफ अवेयरनेस, देन एजुकेशन, देन फॉर सम पीपल स्टिल बालिका को घर पूजा होता है, लड़की घर के लिए पूजा होता है। इसीलिए इन सम एरियाज लाइक रत्ना जी ने बोला धुबरी एरियाज, इन सम प्लेसेस ऑफ लाइक आवर टी गार्डन एरियाज, child marriages, child trafficking is a big issue actually. But and this is now government is going to start second mission against child marriage, and I think within 2026 it will be like I don't think it will be like completely like curb these issues, but 90%, 95% it can be. Then the next few years, people will come to know that it is not practicable. Actually, it's a punishable offense. Because on child rights, punishment is very less. Because all these cases, it's very difficult to file some certificate. That Madam Ratna also and my here Sandeep Samaraji also maybe agree with me. Because in some cases, like giving POCSO, some cases like. It's very difficult to file search sheet for the police persons, like a proper inquiry or like that. And in some cases, like a rehabilitation part is also one thing. So we have to follow this government's mission with other social welfare schemes. We have to enroll those victims. Actually, I'm saying these all are victims, girls. These girls are victims and their children if there is. So we have to we have to choose them for like some government schemes, like maybe Arunodaya or other like that schemes. Wherever, like जी अमल दत्ता जी, इस तरह की कुछ स्कीम्स सरकार ने पहले भी कहा है कि पुनर्वास किया जाएगा, इस बात पर भी हम बनेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं रुख करूंगी रमन झा जी का। आज हम बात कर रहे हैं बाल विवाह के खिलाफ हो रही बड़ी कार्रवाई का। रमन झा जी का मैं रुख करूंगी। रमन झा, 2006 क्या ही ये अधिनियम है, जो कानून है जिसके तहत ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, मामले दर्ज हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी काफ़ी समय तक रही। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कार्रवाई में जल्दबाजी हो रही है, लेकिन
कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने की अब ज़रूरत आ पड़ी थी। काफ़ी साल से ये जो कुप्रथा है वो चली आई है। कहीं ना कहीं आपके जब शासन में थे कांग्रेस, तभी भी कुछ ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया, और शायद तभी भी इस तरह के कदम उठाए जाते तो आज इतनी जो कड़ा दिखाना पड़ रहा है सरकार को, वो नहीं दिखाना पड़ता। देखिए 1929 में जब ये शारदा एक्ट बना था चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, उसके बाद इसमें 1929 बोल रहा हूँ 1929, हाँ। उसके बाद जब ये उसमें कई बार परिवर्तन हुआ, और जब मनमोहन सिंह की सरकार था 2006 में, तो उनके सरकार के टाइम में इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया गया। इसमें आपका 2 साल का जेल का सज़ा, 1 लाख तक का फाइनेंशियल पनिशमेंट को जोड़ा गया। और इसके बाद से चाइल्ड मैरिज एक्ट पर कई तरह के काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखिए कानून को जोर ज़बरदस्ती लागू करने से नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको समाज में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। तभी तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राइट ऑफ एजुकेशन जैसे अधिकार भी दिए थे। उसके बाद अगर आप हमें इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रवचन मैंने जिस तरह से देखते हैं कि भाजपा या कई तरह के लोग या इस तरह के प्रचार करते हैं कि माइनॉरिटी एरिया में ज़्यादा बाल विवाह होता है, तो आज अगर भारतवर्ष में आप देखें तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज जो है वो झारखंड में होता है, जो 14% से ज़्यादा है, 14% से ज़्यादा है। और सबसे कम अगर होता है तो भारत में, अगर हम इस्लामिक राज्य बोल के अगर कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर है, तो वहाँ 0.5% से भी कम चाइल्ड मैरिज है। तो ये धर्म के आधार पर होता तो सबसे ज़्यादा वहाँ होता। तो ये धर्म और आस्था का बात नहीं है। दूसरी चीज़ आपने कहा राजस्थान, तो कांग्रेस की बात, तो राजस्थान में पिछले 2-3 साल में 84% तक, 84% तक ड्रॉप आउट हुआ है चाइल्ड मैरिज के केस में। तो ये उपलब्धि है कांग्रेस सरकार की। दूसरा चीज़ कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चाइल्ड मैरिज एक्ट के साथ साथ और चीज़ों में भी हमें ध्यान देना होगा। पिछले 2000 NCRB का जो रिपोर्ट है कि पिछले 2021 में 35,603 महिलाओं का किडनैप हुआ था असम में, 12,831 रेप केस हुए थे। तो इन सब चीज़ों पे, जब तक हम इन सब चीज़ों के लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन यह सच है कि इसके लिए हमें समाज में जागरूकता लाना होगा, समाज के बीच भी जाना होगा। और अभी आप जो गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो पुराने शादी विवाह का आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कल को कोई आगे आएगा और कहने लगेगा कि मोदी जी का अभी बाल विवाह हुआ था, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लीजिए, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कोई करेगा। तो ये सब चीज़ हम यही कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में आप कानून को सख्ती से कार्रवाई करें, और पीछे जो हो चुका है उसको कैसे रोका जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। और इन सब चीज़ों को हम भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता वो भी स्वीकार करती हैं, और हाँ कि ये सामाजिक कुरीति है। और सामाजिक कुरीति जैसे हमारे समाज में दहेज प्रथा था, बहुत सारी प्रथाएँ हैं। दहेज प्रथा भी बाल विवाह का एक कारण है, दहेज प्रथा भी बाल विवाह का एक कारण है। इन सब कुरीतियों को भी दूर करना होगा। हमें समाज के साथ हर किसी को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धार्मिक महत्वाकांक्षा या से उठकर एक होकर समाज में जागरूकता लानी होगी, ताकि समाज में इस तरह के जो कुप्रथा हैं उसे रोक दिया जाए। जी, संदीप चमारिया का मैं रुख करूंगी। संदीप चमारिया जी, कई बार देखा जाता है जब बाल विवाह होता है तो ज़बरदस्ती जो अभिभावक है वो उनके या अभिभावक या फिर रिश्तेदार है ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। ऐसे में कानून में क्या प्रावधान है, लड़का या लड़की कहाँ जाए, क्या करे, कहाँ अपनी याचिका दे? देखिए, ऐसा है कि ये जहाँ तक अपराध है, इस अपराध में दो तीन वर्ग के व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक तो लड़का लड़की और उसके अभिभावक, और जो इस कार्य में संपन्न करने में जो सहयोग करते हैं, पुजारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो। तो लड़की जो होती है 18 साल के नीचे, उसको एक विक्टिम बोल के माना जाता है। उसके साथ कोई भी तरह की कानूनी बंदिश या कोई भी तरह की उसके ऊपर मतलब कड़ी कठोर व्यवस्था नहीं की जाती है। कठोर व्यवस्था की जाती है उन व्यक्तियों के साथ जो इस लड़की को इस्तेमाल करते हैं इस बाल विवाह के कार्य में। जहां तक आप देखेंगे कि जो माता पिता अगर इसमें पाते हैं कि उन्होंने इसके पर दबाव देके हो या अन्य कोई प्रलोभन देके हो इस लड़की को इस्तेमाल किया है एक विवाह के लिए, तो उनको सजा दी जाती है। जहां तक लड़का है, अगर वो इस लड़की के साथ यौन संपर्क बनाता है तो वहां तक सेक्शन 6 के तहत जो पोस्को एक्ट है उसमें उसको कानूनी रूप से जो उसकी व्यवस्था लेनी चाहिए ली जाती है। अगर आप देखें तो 375 जो भारतीय दंड विधि धारा है उसको रेप बोल के भी माना जाता है, क्योंकि इसमें लड़की की सहमति जो है कोई सहमति नहीं मानी जाती है।
आप ये देखिए कि किस तरह का अपराध हो रहा है। एक बच्ची जो नाबालिग है उसको एक शादी के लिए जबरदस्ती किया जा रहा है, और इस तरह की व्यवस्था समाज को कहाँ आगे ले जाएगी। मेरे ख्याल से जो कानून है, इस कानून के दायरे में जो व्यक्ति भी इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी व्यवस्था की जानी चाहिए। और जहाँ तक असम सरकार का ये वर्तमान का जो कदम है, ये कदम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप इसको एक राजनीतिकरण मत कीजिए, कोई जातिवाद के दृष्टि से मत देखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि अगर आज ये नहीं रोका गया तो कल समाज में किस तरह की भयावह परिस्थिति हो सकती है। देखिए, अभी तक जहाँ तक मुझे खबर है कि सरकार ने 200 करोड़ रुपये इस व्यवस्था के लिए रखे हैं। स्पेशल एडवोकेट अपॉइंट करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। हर एक कोर्ट में वो लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि इसके जल्दी से जल्दी इसका मतलब ट्रायल जो है संपन्न हो। पुलिस को पूरा डायरेक्शन दिया गया है, गांव पंचायत लेवल में उनको डायरेक्शन दिया कि कोई भी तरह के इस तरह की अपराध होती है तो उनको तुरंत खबर की जाए, शिनाख्त करें जी। तो ये जो ड्राइव लिया गया है ये बहुत ही एक अच्छा ड्राइव है। आप एक ऐसा ले लीजिए कि समाज में एक समय सती प्रथा थी, तो वो सती प्रथा जो थी वो भी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा एक दुष्कार्य था। जी। तो सती प्रथा 1987 के बाद जब वो एक्ट बहुत कठोर हुआ, उसके बाद कोई भी इस तरह की घटना भारत में नहीं हुई है। तो अभी जो सरकार ने अपना एक कदम उठाया है और उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है 2026, अगर ये वहां तक पहुंच पाते हैं तो इसमें नुकसान क्या है। जहां तक कुछ माता पिता की कुछ असुविधाएं है या अन्य कोई छोटी मोटी घटना होती है तो उसके लिए किसी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। इस काम के लिए वो स्वयं दोषी है। जी, अमल दत्ता जी का भी मैं रुक कर काम लूं। कर रही है और हमें उनको सहयोग करना चाहिए। जी संदीप जी, अमल दत्ता का भी मैं रुक कर लूँ। मैं जिस तरह से संदीप जी से बात कर रही थी कि कई बार होता है कि ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, लड़का लड़की तैयार नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है। आप एक चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता है वहाँ के। मैं ऐसे में जानना चाहूँगी कि किस तरह के केसेस आपने ज़्यादा देखे हैं, किस तरह की कंडीशंस होती है लड़कियों की बाल विवाह की वजह से, कैसे केसेस आपको अमूमन मिलते रहते हैं? हाँ, एक्चुअली बाल विवाह के लिए ऐसा केस होता है जो संदीप जी ने भी बोला है कि जबरदस्ती करता है शादी के लिए, और लाइक एलोपिंग केसेस आल्सो हियर, लाइक भाग जाता है, लड़का लड़की एक साथ होकर भाग जाता है, तो तब लड़की का जो कंसेंट नहीं होता है, और बिलो 18 इयर्स नो कंसेंट इज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंसेंट एक्चुअली। तो ये जबरदस्ती होने का भी बात नहीं है, ये रैप अमाउंट्स टू रैप एक्चुअली। एग्रावेटेड सेक्सुअल ऑफेंस क्यों होता है? क्योंकि नॉन पर्सन से होता है, रिलेटिव से होता है, क्योंकि वो विश्वास करता है उनको जिसके साथ भाग जाता है। और इसीलिए क्या कैसा होता है, अर्ली प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम होता है, जो मैडम ने बोला है, रत्ना मैडम ने भी बोला है। और अर्ली प्रेगनेंसी मीन्स क्या होता है, तो एमटीपी करने के लिए भी किसी के पास कुछ के लिए पास में टाइम नहीं होता है, कोई तो बता है कब कैसे क्या हो गया, उन लोगों को मालूम नहीं होता है। तो उन लोगों का जीवन का जो नेक्स्ट जो अगले जो उन लोगों का बढ़ती का उम्र जो होता है, पढ़ने का जो उम्र होता है, खेलने का जो उम्र होता है, वो तो उन लोगों के हिसाब से नहीं मिलता है। और दूसरा चीज क्या होता है कि हम लोगों को एज ए कम्युनिटी पीपल वी हैव टू like lodge immediate complaints. We have to inform them that the police, we have to inform the police how to approach the government, how to approach to reduce this type of offenses actually. और ऐसा भी होता है कुछ लोग कंप्लेन नहीं करता है, कभी कभी बाद में बहुत ऐसा समय में खबर आता है तो समय निकल गया, तो तब प्रॉब्लम क्या होता है, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है उनमें, जागरूकता की कमी है। और कमी क्या है, जो कम्युनिटी में जागरूकता तो संगठनों की ओर से क्या किया जा रहा है? अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा हूँ, हम लोग सभी संगठन ने ऐसा काम कर रहा है अवेयरनेस प्रोग्राम का, लेकिन ये सब कोर्स में भी इंक्लूजन होना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो स्कूल का कोर्स है, करिकुलम है, उसमें ये कानूनी कुछ बात आना चाहिए। एक अच्छी बात उन्होंने कही है अमल दत्ता जी ने, अगर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं होता है, एक्चुअली कोर्स में भी लागू किया जाना चाहिए। एक अच्छी बात मुझे लगता है रत्ना जी उन्होंने कही है कि पाठ्यक्रम में भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से इसको उठाना चाहिए।
आप क्या श्योर श्योर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि मैं भाजपा की तरफ से आई हूँ तो मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी सरकार क्या करती है। आप देखेंगे कि पाठ्यक्रम की जब बातें हम करते हैं तो बहुत सालों से ऐसी ऐसी चीज़ें हम देख रहे थे पाठ्यक्रम में कि जो मेडिसिन का जो वो प्लेट होगा वो नर्स ही उठाएगी। तो जेंडर सेंसिटिविटी या स्टीरियोटाइप्स हम जो बोलते थे वो बहुत सारी बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में दिखता था कि कुछ ऐसी वर्क जो है काम वो औरतों को ही दिखाया जाता था। बाद में अब जैसे कि एक्ट्रेस होती थी, आजकल एक्टर बोला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बुक्स में हम लोग पढ़ाते, चूँकि मैं स्कूल से जुड़ी थी, प्रिंसिपल रही हूँ, तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में, एनसीईआरटी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई हैं जेंडर सेंसिटिविटी, महिलाओं के इज्जत और सम्मान को लाने के लिए, ताकि जैसे कि ये सारी कामें औरतों का ही नहीं है, हर कोई करेगा इसको। तो ये वो मैं नहीं, आपको मैं निगेट नहीं कर रही हूँ जी, आपको मैं निगेट नहीं कर रही हूँ, आपका अप्रिशिएशन नहीं कर रही हूँ कि जैसे हम लोग कर रहे हैं इस चीज में। और आपने जो कहा है कि जैसे पॉस्को एक्ट हो गया, पीसीएमए हो गया, हर कोई जाने, इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और बच्चे तो आजकल छोटे से जानते हैं, तो उनको भी बताना, कॉलेजों के किताबों में, स्कूलों के किताबों में ये प्रावधान डालना पड़ेगा कि पीसीएमए क्या है, इसके कानूनी प्रावधान क्या है, क्या पनिशमेंट हो सकते हैं। तो हर कोई अवेयरनेस, जैसे ये लोग जैसे चाइल्ड राइट्स से हैं, लॉयर्स फ्रेटर्निटी है, हम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने जो डिफरेंसेस से ऊंचे उठकर हम लोगों को सोचना है। और मैं तो अप्रिशिएट करूंगी, यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं और रमन झा जी का मैं अप्रिशिएट करूंगी कि इन्होंने पहले अपनी जो डिबेट शुरू करने से पहले इन्होंने कहा कि हमारा कहीं विरोध नहीं है, कहीं कुछ एक पॉइंट पे विरोध रहेगा, वो अलग चीजें हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। और जो पकड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको सड़क पे फेंक दिया जा रहा है, उसके लिए भी सरकार ने, चाइल्ड राइट्स हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई मुस्तैद होकर उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से काम हो रहा है। यहाँ की चाइल्ड होम्स जो होती हैं, शेल्टर होम्स हैं, उनको भी एक्टिवेट किया गया। हर चीज, हर पॉइंट पे एक्टिवेशन है कि कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई दाग लगे, कुछ हो। कानून अपना काम करेगा, समाज अपना काम करते हैं, संगठन, स्वेच्छासेवी संगठन जो एनजीओज हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, हर कोई एक्टिवेट है इस चीज को लेकर। और सबकी मनसा बहुत क्लियर है कि हमको चाइल्ड मैरिज खत्म करनी है, क्योंकि हम चांद पर जा चुके हैं, हम सूरज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और अभी भी हमारी बेटी 9 साल की उम्र में ब्याही जा रही है, रेप हो रहा, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं बोलूंगी, उसकी रेप हो रही है और वो मर जा रही है। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉट है, हमारे ऊपर ही अकेले नहीं, हर किसी के ऊपर है जो चाहता है कि समाज को आगे बढ़ाए और बेटी को आगे बढ़ाना है। हमारी बेटी, किसी की भी बेटी हो, वो आगे बढ़े। जी, इस पर मैं जवाब लेना चाहूँगी रमन झा जी का भी, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, और आज हमारा विषय ही वह है कि कार्रवाई हो रही है, किस तरह से हो रही है और क्या कुछ आगे होने वाला है। रमन झा जी का मैं रुख करती हूँ। रमन झा, कितना संभव लग रहा है, जो सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई तो छेड़ दी है, लेकिन कितना संभव लग रहा है 2026 तक का लक्ष्य रखा है पूरी तरह से बाल विवाह की रोकथाम के लिए? ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो भी स्वीकृत प्राप्त है, और दूसरी तरफ है बाल विवाह को लेकर कानून। तो ऐसे में कितना संभव लग रहा है? देखिए, हम इसमें कानून है, इसमें मुस्लिम लॉ बोर्ड को नहीं लेके आते हैं। भारत का कानून है और भारत संविधान के हिसाब से चलता है। और ये जो चाइल्ड मैरिज के लिए मुझे लगता है जहाँ तक, तो हर समाज को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बच्चे, बेटा या बेटी बराबर है। हम सबको अगर बराबर दृष्टि से देखते हैं तो बच्चों के लिए हमें, ये बच्चों का जो ज़िंदगी है, मासूमियत है, जो उनकी खुशहाली है, उसे बहाल रखना होगा। उन्हें एक विकसित मानव पहले बनने दीजिए, फिर ताकि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। बिल्कुल। इसलिए दूसरी चीज़ है कि हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिला के लिए, महिला के सम्मान के लिए काम करती आ रही है। इसलिए देखा होगा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने सभी समाज के जो संस्थानों के जो पद हैं वहाँ महिलाओं को बिठाया है, महिला को सम्मानित किया उन पदों से, ताकि समाज में महिला के प्रति एक जागरूकता फैले। क्योंकि कानून के दबाव के साथ साथ हम अगर महिला समाज के बीच में जागरूकता भी लेके जाएंगे तो ये एक अच्छी बात होगी, लोगों को जागरूक करना होगा। इसलिए तो राजीव गांधी जी ने पंचायती व्यवस्था में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया था, और महिला बिल जो है उनका ही ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ही सबसे पहले महिला को आरक्षण के बारे में आवाज़ उठाया था। और ये भी खुशी की बात है कि 33% रिजर्वेशन जो
उन्होंने लागू करवाया था पंचायती व्यवस्था में, वो सबसे पहले असम में इम्प्लीमेंट हुआ था। असम वो पहला राज्य था जहां इस पर ये महिला आरक्षण पर पंचायती व्यवस्था में इसे लागू किया गया था। उस समय असम के मुख्यमंत्री हितेश शेखर जी थे। तो ये अच्छा एक पहल रहा है। और अभी भी अगर सरकार सही ढंग से लोगों के मन में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अगर डर पैदा करे लोग, तो अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ डर करके आप लोगों को गिरफ्तार के साथ साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभी जो कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मेरा बार बार यही कहना है कि पुराने लोगों को, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, कॉलेज जा रहे हैं, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको अपमानित ना करें। क्योंकि उस समय जो सामाजिक कुप्रथा थी, समाज में हुआ, उसके लिए आज आप उसे दोषी ना माने। और दोषी तो हैं कि उन्होंने उस समय भी ऐसा काम किया, लेकिन उन्हें इससे मुक्त रखा जाए, इनसे बाहर रखा जाए। और आज जो भी लोग कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, उन्हें सख्त सजा दी जाए। पंडितों को, माता पिता को भी। सबसे बड़ा दोषी तो माता पिता है, उसके बाद वो पंडित और वो मौलवी और फादर जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हो रहे हैं, उनके लिए भी सजा होनी चाहिए। और इस तरह का कार्रवाई अगर सरकार करती है तो हम सरकार के पक्ष में हैं। हमारा काम, देखिए, विरोधियों का काम यह नहीं है कि सिर्फ सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं सरकार अगर जनहित के लिए, जन उन्मूलन के लिए, लोगों के विकास के लिए काम करे, तो उनका समर्थन करना हम करेंगे। लेकिन अगर वहीं अगर समाज काम करना ये बहुत जरूरी है। वहीं अगर समाज में बदलना है, ऐसा चीज होता है जहां अगर समाज सरकार के किसी नीतियों के कारण जनता को परेशानी होती है, तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा ही दायित्व है। इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि बुजुर्गों को छोड़िए और जो वर्तमान में जिस इस तरह की घटना हो रही है उसे सख्ती से पालन कीजिए, सख्ती से लागू कीजिए। संदीप चमारिया का मैं रुख करूंगी। संदीप जी, जिनके परिवार के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं वो दर दर भटक रहे हैं, दिग्भ्रमित है, कहाँ जाए क्या करे, अचानक से गिरफ्तारियां हो रही है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? कानूनी सलाह किस तरह के आप देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने अपनी ओर से शुरुआत से प्रयास किया है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा अगर इस बाल विवाह के तहत किया है, मतलब अगर उसका कोई भी काम हुआ है, तो वो तुरंत सरकार की जो भी एजेंसी है, पुलिस हो या अन्य कोई व्यक्ति को खबर करें। लेकिन वो न करके वो चुपचाप बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई सरकार आगे आके उनको अरेस्ट करती है और वहाँ पे कानून की भी व्यवस्था है, तो ऐसी कार्यवाही को आप गलत कैसे ठहराएंगे? पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो आदमी प्रभावित होते हैं उसके लिए वो स्वयं दोषी है। अब वो आती है कि वो उन कहाँ दर दर भटक रहे। दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके अगेंस्ट में केस रजिस्टर्ड हुआ है। अब आपको जो कानूनी सहायता चाहिए आप ले सकते हैं। आप अपनी ओर से अपना एक एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन कई बार अगर जिस आप तरह से नहीं कर सकते गिरफ्तारियां हो तो हुई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो आपको लीगल सर्विस आपको देगी। जी संदीप जी, कई तो महिलाएं कानूनी ऐसी हैं सहायता जो आपको जो अशिक्षित चाहिए हैं। मिलेगी, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। जी, कई महिलाएं जो हैं अशिक्षित है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ, पुलिस थाना जाए, अदालत जाए, और इसीलिए मैं ये सलाह आपसे मांग रही हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक वो जो प्रक्रिया वो समझा देता हूँ कि जब एक केस रजिस्टर्ड होता है तब उनके जो भी व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं उनको वहाँ पे लाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। अगर सिर्फ एक मामला चाइल्ड आपका इसका 2006 का मैरिज का एक्ट होता है तो उसको अलग तरह से डील करते हैं। अगर उसके साथ साथ पॉक्सको एक्ट 2006 आता है तो उसका अलग व्यवस्था होती है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह का एक केस आएगा उसको उसी तरह से हैंडल किया जाएगा। अब उस दायरे में जो व्यक्ति प्रभावित होता है उसके लिए कानूनी दरवाजे हरदम खुले हुए हैं। और ऐसा तो नहीं है कि जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो उसी दिन उसको सजा दी जाएगी। उसको इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बुलाया जाता है। जी ठीक है। उसके बाद अगर उसको लगता है कि उसकी कोई तरह की असुविधा है कानूनी सहायता लेने में, तो मैं आपको अच्छा से बताना चाहता हूँ कि जहां भी वो जाए अपने गांव में PLB बोल के रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर रहते हैं, उनकी वो सहायता ले सकते हैं। और अगर वो कोई अदालत में आए तो वहां पे एक ऑफिस रहती है, उनकी वो सहायता ले सकते हैं। तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता है कि उनको कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। जी अमल दत्ता जी, जिस तरह के केसेस आपने देखे होंगे,
इससे पहले भी इस बारे में हमने बात की। रोकने के उपाय किस तरह से किए जाते हैं संगठनों की ओर से? क्या पुलिस के साथ मिलकर किसी तरह की कार्रवाई में उन्हें मदद की जाती है? बाल विवाह ना हो समाज में, इसे लेकर बाल विवाह ना होने के लिए तो मैंने पहले ही बोला है एजुकेशन, और दूसरे हम संगठन की तरफ से क्या करना चाहिए। सभी अंचलों में संगठन होता है, छोटा बड़ा बहुत संगठन होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होता है, और गवर्नमेंट का भी कुछ लोग जैसे आंगनबाड़ी कर्मी लोग होता है, आशा कर्मी लोग होता है, गाँव बुढ़ा है, और उन लोगों को मालूम होने से इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करना चाहिए। और अभी तो पंचायत का सेक्रेटरी ही चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर हो गया, उन लोगों के नोटिफिकेशन में हो गया। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका एक ऐसा समझ में ऐसा भाव आ गया, मेरा घर में कुछ हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा का हुआ तो मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, होने दो उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मनोभाव नहीं होना चाहिए। चला ये ऐसा मनोभाव नहीं होना चाहिए। और किसी को कोई भी लोग को चाइल्ड मैरिज के मालूम चला, चाइल्ड मैरिज होने के मालूम चला, तो इमीडिएट इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि 2006 का जो एक्ट है, इसमें जो लोग चाइल्ड मैरिज में पार्टिसिपेट करता है उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलता है एक्चुअली। तो इसीलिए हमारा तरफ से ये आवेदन है कि सभी लोग को ये इंफॉर्मेशन पुलिस को, गाँव बुढ़ास को, या पंचायत का जो सेक्रेटरी है, अब जो प्रोविजन ऑफिसर हुआ है, डेजिग्नेशन किया है, तो उन लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि गांव में ऐसा हो रहा है, गांव से ऐसा एक लड़की जा रहा है बाहर शादी के लिए, तो रुकना चाहिए। और साइलेंट सर्विस पहले था, जो अभी नया तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने ले लिया। अभी कुछ दिनों के बाद सभी डिस्ट्रिक्ट में साइलेंट सर्विस आ जाएगा, प्रोसेस चल रहा है। तो हम लोग 1098-112 में भी कर सकता है, और 181 भी वुमेन हेल्पलाइन है, उसमें भी फोन कर सकता है हम लोग। ये सब फ्री फोन लाइन है। और जो एडवोकेट जो लीगल एड के बारे में संदीप सर ने बोला है, तो पैरालीगल वॉलंटियर्स है, लीगल एड काउंसिल है, डीएलएस से है, और गांव में ऐसा कुछ लोग तो होता है जो लोगों को बात दिखा सकता है। और बेल के लिए अरेस्ट होने के बाद बेल के लिए दौड़ने से तो नहीं अमल होगा। दत्ता जी, ठीक है, चर्चित होगा, केस रेडी होगा। या जी रत्ना सिंह जी, एक आखिरी सवाल। पुनर्वास की घोषणा की गई थी, जो बाल विवाह के पीड़ित हैं। शो हमारा खत्म होने वाला है, संक्षेप में आपसे मैं ये जवाब जानना चाहूँगी कि पुनर्वास की व्यवस्था की गई थी, किस तरह से व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी और क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि इन चीज़ों को लेकर सरकार लाइट नहीं सोच रही, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि इश्यूज़ भी बहुत सेंसिटिव है, महिलाएं इन्वॉल्व हैं, बच्चे भी हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। तो इनको मैंने कहा ना, जैसे शेल्टर होम्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी को एक्टिवेट कर रखा। जैसे पहले भी कहा कि NGOs वगैरह हर कोई इसमें मिलके काम कर रहे हैं कि सड़क पर कोई ना पड़ा रहे, सबको हेल्प मिले। लीगल सर्विसेज भी दी जा रही, जैसे हमारे जो लॉयर साहब जी हैं उन्होंने भी कहा कि काफ़ी एक बड़ा सा एक बजट भी रखा गया कि एडवोकेट की सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज भी उनको दिया जाएगा, ताकि किसी को भी कोई सफरिंग ना हो, कोई तड़पे ना, कोई तकलीफ में ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ को हम डील कर रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आकर 2014 से उन्होंने जो बहुत सारे स्टेप्स उठाए, जो स्कीम्स उन्होंने महिलाओं के लिए किया, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना किया, बालिका समृद्धि योजना कहा, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सारे स्कीम्स बने हैं इनको आप लागू कर सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के घर की लड़कियों के लिए पढ़ाने के लिए, उनके किताब के लिए, उनके कॉलेज और स्कूल के खर्चों के लिए सारे इसमें प्रावधान बने हैं, और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं पूरे भारत में। और ये जो स्कीम्स बने हैं ये बच्चियों के लिए ही बने हैं, कि BPL बैकग्राउंड की बच्चियाँ हों या कोई भी बच्चियाँ हों जो स्कूल में पढ़ाई के लिए उनको तकलीफ होती है, उनके स्कूल का कागज, ड्रेस, यूनिफॉर्म, हर एक चीज़ के लिए। तो ये जो हमारे जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं ये चलते रहेंगे। सरकार की मनसा और नीयत बहुत साफ है कि हम चाह रहे हैं कि समाज की कुरीतियां दूर हो और हमारी बेटियां स्वस्थ और सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, ये कुप्रथा जो है वो दूर होनी चाहिए। मैं अपने पूरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफ़ी नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि समाज का प्रत्येक वर्ग साथ आकर इसके खिलाफ अभियान चलाए, ताकि हमारा देश मानवाधिकारों का हनन करने वाली इस बुराई से बाहर निकल सके। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।